Good morning students, myself Ajay Yadav. Today we discuss about gaseous states. तो बीएससी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है गैसेस स्टेट्स। तो गैसेस स्टेट्स पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में। एक बार दोबारा आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, और कौन सी क्लास में? क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में। वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो वहाँ का जो बेसिक्स आएगा, उस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो पूरा इस चैप्टर में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम वो बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे गैसेस स्टेट्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था आपका टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहली जो टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी वो थी आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों तो भाई सबको पता होगा कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ये जो दो स्टेट्स थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंस्टेंट स्टेट्स, ये दो अलग आई थी, बाकी तीन से आप फैमिलियर हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और आपकी गैस क्या होती है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई सॉलिड पे कब एग्जिस्ट करेगा कोई सब्सटेंस, लिक्विड पे कब एग्जिस्ट करेगा और आपका गैस पे कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन से सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जिन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अबाव द रूम टेम्परेचर, वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेंगे आपके सॉलिड में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अबाव द रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर बेसिकली कितना लेंगे हम? 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किस में एग्जिस्ट करेगा? अबाव द रूम टेम्परेचर है भाई ये, तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा? आपका सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हो, आयरन का एग्जांपल ले सकते हो। जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अबाव द रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली आयरन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? आपकी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई लिक्विड स्टेट क्या होती है, कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर हो, वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जैसे आपका वाटर ले लेते हैं, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मान लो आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उससे तो कम ही है भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपका वाटर किस में एग्जिस्ट करेगा? आपका लिक्विड में। ठीक है, आपका आगे भाई मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर, वो आपका लिक्विड होगा भाई, वो गैस भी हो सकता है। तो हम इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अबाव द रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अबाव द रूम टेम्परेचर होता है वो आपके लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे। दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट अबाव द रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अबाव द रूम टेम्परेचर, तो वाटर के किसकी तरह एग्जिस्ट करता है? आपका लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम गैस। गैस में क्या कंडीशन होगी? इसमें ये कंडीशन होगी कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बिलो द रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका जो सब्सटेंस होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा? गैस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्लाज्मा स्टेट्स। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट्स क्या होती है? तो सबसे पहले मान लो हम कोई इनर्ट गैस ले लेते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस आपको पता है आयनाइज नहीं होती कभी भी। ठीक है, पर मान लो हम उसमें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, या फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें। ठीक है, तो जो आपकी इनर्ट गैस होती है वो आयनाइज हो जाती है एट वेरी हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर, या फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करा दे तो आपकी जो गैस होगी वो आयनाइज स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, मान लो आप हीलियम का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो आपका हीलियम
को हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर दे दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, He पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स होगी वो आपकी कहलाएगी प्लाज्मा स्टेट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, सन को ले सकते हो, स्टार्स को ले सकते हो। तो जो सन पे जो टेम्परेचर होता है आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट होगी वो आयनाइज हो जाती है। ठीक है, तो जो स्टेट्स होगी वो आपकी प्लाज्मा स्टेट होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, बल्ब ले सकते हो। ठीक है, बल्ब में क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो इनर्ट गैस होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो गैस आयनाइज हो जाती है और वो आपकी प्लाज्मा स्टेट्स में आ जाती है। ठीक है, तो जो 90% जो सब्सटेंस है 90% वो आपके प्लाज्मा स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी थी प्लाज्मा स्टेट। तो लास्ट स्टेट है वो आपकी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा स्टेट्स में था उसमें हमने क्या किया था, जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा हाई। ठीक है, और इस स्टेट्स में क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा लो कर देंगे। ठीक है, एक्सट्रीम लो। ठीक है, तो मान लो हम कोई लो डेंसिटी की गैस ले लेते हैं, सब्सटेंस ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन। ठीक है, भाई सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो जीरो केल्विन आएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होता है वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, जब हम लो डेंसिटी वाली गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो आपके वहाँ पे जो एटम्स बनेंगे, ठीक है, तो वो एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो फिर एग्रीगेट्स हो जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। ठीक है, पास पास आने पे वो आपके सुपर एटम्स बना लेते हैं। ठीक है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ये जो आपकी स्टेट्स होगी वो आपकी कहलाएगी बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट्स। इसकी डिस्कवरी बेसिकली बोस जो साइंटिस्ट था उसने की थी। ठीक है, फिर उसने जो अपनी थ्योरी लिखी, जो उसने डिस्कवरी की, उसने आइंस्टीन के साथ शेयर की और दोनों ने मिलके ये स्टेट्स बनाई। ठीक है, इसके बाद 2001 में इस साइंटिस्ट को आपको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कौन से सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड एग्जिस्ट करेगा या गैस एग्जिस्ट करेगा। तो भाई थर्मल एनर्जी क्या होती है और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब समझो कि इनका मतलब क्या होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली पास पास आते हैं। ठीक है, और जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। इनका बेसिक मतलब यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको पता है कि भाई सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड में होते हैं मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो गैसेस होगी, ठीक है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर होंगे। ठीक है, तो आप इनको देख के बता सकते हो कि भाई किसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है और किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। बता सकते हो देख के कि भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास है, इसका मतलब क्या है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या आ रहे थे, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है और इसमें कम है सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें तो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी वो प्रॉपर्टी थी जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे थे। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैसेस की। ठीक है, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद सॉलिड की। ठीक है, तो ये ट्रेंड हमें पता चल गया भाई, इस साइड यदि गैस से हम सॉलिड की साइड जाएंगे तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा, और यदि हम सॉलिड से गैस की साइड जाएंगे तो हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, इसके बाद में हम जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके
टाइप्स पढ़ेंगे कि भाई उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिर लंदन फोर्सेस। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन इनके नाम में ही छुपी हुई है, ठीक है। जो इनका नाम होगा उन्हीं के हिसाब से इनकी डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भाई नाम से पता चल रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसका मतलब दो डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। तो मान लो हम दो डाइपोल्स ले लेते हैं, जैसे मान लो आप HCl मान लो, ठीक है, एक और HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से इसमें डाइपोल जनरेट हो गई, ठीक है। तो H पे क्या साइन आएगा डेल्टा पॉजिटिव का, और Cl पे क्या साइन आएगा डेल्टा नेगेटिव का, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H के कंपैरिजन में। तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि Cl ज्यादा नेगेटिव है तो ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी और इस पे थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेम ऐसे ही इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो डाइपोल हो गई। अब दो डाइपोल की भाई यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी कुछ ना कुछ, थोड़ी सी इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो उनकी वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, इस इंटरेक्शन की वजह से जो इनमें फोर्सेज है वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे बता देता हूं मैं, ठीक है। तो इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसका मतलब एक आपका आयन होगा और एक आपकी डाइपोल होगी, ठीक है। मान लो आपका आयन मान लो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयन्स मान लो, ठीक है। डाइपोल मान लो आपका H पॉजिटिव और HCl मान लो डाइपोल, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो भाई Na पॉजिटिव पे आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके साथ इंटरेक्शन करेगा नेगेटिव चार्ज वाले पे, ठीक है। तो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और जो मान लो आपका Cl नेगेटिव है तो वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा H पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो आती है वो आपकी होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि भाई जो आयन्स होगा उसकी वजह से डाइपोल इंड्यूस होगी, ठीक है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब जो आयन है वो इंड्यूस करेगा डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे इसमें हम I2 ले लेते हैं, ठीक है, एक I, ठीक है। भाई इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनके बीच में डाइपोल तो बनेगा नहीं, क्योंकि सेम है तो कोई पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, ठीक है। तो हम कोई आयन लेते हैं NO3 माइनस आयन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो NO3 माइनस आयन है वो इस पे क्या करेगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाएगा, ठीक है। और इस पे जो आएगा थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो NO3 जो आयन था उसने जो I2 मॉलिक्यूल्स पे था उस पे चार्ज इंड्यूस करा दिया, मतलब डाइपोल इंड्यूस करा दी, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया थोड़ा सा और इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया, तो इसको इसलिए कहेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ टाइप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो मान लो तो एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl का है, तो H पे क्या चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे क्या चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं हम I2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, नाम से पता चल रहा है जो डाइपोल है वो एक डाइपोल और इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे I2 है, ठीक है। तो इनके बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता नहीं है, तो इन पे तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो जो Cl नेगेटिव होगा, ठीक है, तो Cl नेगेटिव इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, और इसके ऊपर यदि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो इसके जो अपोजिट पे आएगा उस पे डेल्टा
नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, उसको कहेंगे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये 4 टाइप था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। जो आपका लास्ट टाइप है वह है आपका लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस फोर्सेस, या आपके वंडरवाल फोर्सेस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये किनके बीच में होता है, ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है, या फिर नोबल गैसेस के बीच में, ठीक है। तो मान लो कोई भी हमने 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, I2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। तो ये मान लो एक I2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा I2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये तो भाई इसमें तो कोई डाइपोल है ही नहीं, ना कहीं पॉजिटिव चार्ज ना कहीं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। पर क्या होगा इसमें, 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होगा कि जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो एक साइड आ जाएगा, और जब आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा एक साइड आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ऐसा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा I2 मॉलिक्यूल होगा उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो कहलाएगी आपके लंदन फोर्सेस, ठीक है। मैंने बताया था ना इसका नाम इंस्टेंटेनियस फोर्सेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड आया था और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आया था, वहीं पे इनकी इंटरेक्शन हो गई, और इंटरेक्शन की वजह से क्या हो गया, जो इंटरेक्शन हुई उनको हम कहेंगे आपके लंदन फोर्सेस, ठीक है। अब जो आपके लंदन फोर्सेस होते हैं वो आपके 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक तो साइज और दूसरा ज्योमेट्री, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा इंटरेक्शन होगी और उतने ही ज्यादा आपके लंदन फोर्सेस होंगे, ठीक है। जैसे आपको मान लेते हैं CH4 का एग्जांपल ले लेते हैं, SiH4 का और GeH4 का, ठीक है। तो GeH4 का मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा होगा, Ge का साइज बहुत बड़ा होता है, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद कार्बन का, ठीक है। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा, G का सबसे बड़ा साइज होता है, तो उसकी वजह से जो लंदन फोर्सेज होगी, जो इंटरेक्शन होगी वो सबसे ज्यादा GeH4 में होगी, उसके बाद SiH4 में और उसके बाद CH4 में, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा इंटरेक्शन। तो सेकंड फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करेगा वो है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी बड़ी ज्योमेट्री, जितनी बड़ी साइज या जितनी बड़ी ज्योमेट्री, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इंटरेक्शन, ठीक है। तो मान लो एक ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं और एक ये आपका ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में जो आपके लंदन फोर्सेज होगी या जो इंटरेक्शन होगी वो ज्यादा होगी, और इसमें जो इंटरेक्शन होगी वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली थे आपके टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। थैंक यू।